नमस्कार। बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे संसद का मानसून सत्र व संसदीय उत्पादकता, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, शिक्षा का अधिकार और कॉपीराइट तथा चारा विकास पर उप मिशन पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं संसद के मानसून सत्र और संसदीय उत्पादकता पर। हाल में ही हम भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में संसद में विधेयकों को पास किए जाने के संदर्भ में एक नवीन प्रकार की प्रवृत्ति को देख रहे हैं, जिसके तहत बिलों पर पूर्ण रूप से चर्चा किए बिना ही उन्हें पारित किया जा रहा है। इसके चलते कई बार बिलों के शब्द और भावनाएं पूर्ण रूप से उजागर नहीं हो पाती हैं, जिसके चलते कई प्रकार की अस्पष्टताएं देखी जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक बिलों को अंततः न्यायपालिका में चुनौती दे दी जाती है। इसके चलते न्यायपालिका द्वारा हाल के समय में बिलों के अनेक प्रावधानों को शून्य भी घोषित किया गया है, जिससे समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसके संदर्भ में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय आपको याद रखना चाहिए, जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने संसद द्वारा पारित किए गए 102वें संविधान संशोधन के अधिनियम के माध्यम से जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वर्गों की पहचान किए जाने की व्यवस्था की थी, उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों को पारित किया था न्यायपालिका के द्वारा। इसके संदर्भ में यह व्यवस्था की गई कि संसद ने जो 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वर्गों की पहचान किए जाने का अधिकार दिया था, उसमें राज्यों की जो भूमिका है वह सीमित है और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वर्गों की पहचान किए जाने के लिए केवल राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र सरकार ही एकमात्र प्राधिकारी होगी। किंतु हमें यह समझना होगा कि भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान किए जाने के लिए जो संसद ने 102वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया था, उसमें संसद की यह मंशा थी कि न केवल केंद्र अपितु राज्य भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान कर सकें। किंतु संसद द्वारा यह जो बिल पारित किया गया, उसमें शब्द को लेकर अस्पष्टता थी, जिसके चलते समस्याएं बढ़ गईं और अंततः मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था। इस प्रकार की समस्या को हम वर्तमान मानसून सत्र में भी देख सकते हैं, जिसके तहत राष्ट्रीय महत्व के कई बिलों को इस प्रकार से पारित किया गया कि उसमें ना तो संसद में व्यापक चर्चा की गई, न ही उनको संसदीय समितियों पर सौंपे जाने के विचार को प्राथमिकता दी गई। इस तरीके से न्यायाधिकरणों की शक्ति आदि को प्रभावित करने वाले बिलों को जिस प्रकार से व्यापक परिचर्चा के ही पारित कर दिया गया, उसके चलते मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। इस पर हमने कल के डीएनए में भी व्यापक परिचर्चा की थी, जिसके संदर्भ को आप समझ सकते हैं। जिस प्रकार से संसद ने हाल के समय में महत्वपूर्ण बिलों को बिना व्यापक परिचर्चा के ही पारित कर दिया है, उसके चलते अब भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भी इसका संज्ञान लिया गया है और इसके संदर्भ में चिंताएं जाहिर की गई हैं। जिस तरीके से बिलों को संसद में बिना व्यापक परिचर्चा के पारित किया जा रहा है, उसी के समकक्ष हम इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से हाल में संवैधानिक व्यवस्था के तहत संसद के सत्रों को व्यापक व्यवधानों का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते भारतीय संसदीय व्यवस्था में लोकसभा और राज्यसभा के लिए बातचीत आदि करने के लिए, बिलों पर विचार विमर्श आदि करने के लिए, उसके संदर्भ में हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से उसका 100% उपयोग नहीं हो पा रहा है और जितना कार्य अलॉट किया जाता है उसकी तुलना में बहुत कम कार्य ही संपन्न हो पाता है। इसके चलते हाल के वर्षों में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ही उत्पादकता में निरंतर गिरावट देखी जा रही है। हालिया जो मानसून सत्र अभी हमारा समाप्त हुआ है, वो इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसमें ये देखा गया कि लोकसभा को जितना समय निर्धारित किया गया था, उसकी तुलना में लोकसभा ने केवल उसका 22% समय ही सदुपयोग किया और इस रूप में लोकसभा की उत्पादकता मात्र 22% ही देखी गई है। इस पूरी कार्य अवधि में लोकसभा में लगभग 74 घंटे 46 मिनट व्यवधान देखा गया, जो एक बड़ी चिंता को दर्शाता है। इसी प्रकार से राज्यसभा की उत्पादकता भी
बहुत कम रही है, जो 28% ही रही, और यहाँ पर भी 76 घंटे 26 मिनट व्यवधानों में देखे गए हैं। इस तरीके से यदि मानसून सत्र में हम कुल मिलाकर देखें तो संसद ने कुल मिलाकर 49 घंटे ही काम किया और 151 घंटे बर्बाद हो गए, जो संसदीय उत्पादकता के विषय को अत्यंत महत्वपूर्ण बना देता है। ऐसा नहीं है कि संसदीय उत्पादकता का विषय अभी ही चर्चा में रहा है। यदि हम विविध प्रकार की संस्थाओं जैसे कि PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिपोर्ट के बारे में ध्यान दें तो हम ये पाते हैं कि संसदीय व्यवधान के संदर्भ में इससे पहले भी आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके तहत PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार 15वीं लोकसभा जो 2009 से 2014 की कार्य अवधि में थी, उसमें संसदीय कार्यवाही में बार बार व्यवधानों के चलते लोकसभा की उत्पादकता 61% देखी गई और राज्यसभा की उत्पादकता 66% देखी गई थी। इसके अलावा अगर हम 16वीं लोकसभा के बारे में बात करें तो उसने अपने निर्धारित समय का 16% समय व्यवधानों के चलते खो दिया, जो 15वीं लोकसभा की तुलना में बेहतर है, जिसमें 37% का आंकड़ा था। हालांकि यह 14वीं लोकसभा की तुलना में बढ़े हुए व्यवधान दर को दर्शाता है। इसके संदर्भ में राज्यसभा में भी हम निरंतर व्यवधान को देख रहे हैं, जिसमें आंकड़ों के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस काल अवधि में राज्यसभा में अपने निर्धारित समय का 36% गंवा दिया है। वहीं दूसरी ओर 15वीं और 14वीं लोकसभा में आंकड़ा 32% और 14% देखा जा सकता है। यानी आंकड़े ये स्पष्ट रूप से बताते हैं किस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही जो समय अवधि निर्धारित की जाती है उसकी तुलना में बेहद कम समय में ही वास्तविक कार्य संपन्न हो पाता है। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठ जाता है कि यदि संसदीय व्यवस्था में इस प्रकार के व्यवधान देखे जा रहे हैं तो इसके पीछे हम किन कारणों की व्याख्या कर सकते हैं। हाल के समय में व्यवधान का एक महत्वपूर्ण कारक यह देखा गया है कि जब भी किसी ऐसे विषय पर परिचर्चा की जाती है या परिचर्चा नहीं की जाती है जो सार्वजनिक महत्व का हो किंतु विवादित हो, तो इसके संदर्भ में काफी व्यवधान देखा जाता है। जैसे कि हालिया मानसून सत्र में व्यवधान का एक बहुत बड़ा कारक यह था कि सरकार ने पेगासस प्रोजेक्ट पर चर्चा करने से मना कर दिया था और इससे पहले भी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जैसे मामलों को लेकर भी संसद में लगातार व्यवधान देखे गए हैं। हालांकि इस प्रकार के व्यवधान का एक दूसरा पहलू यह भी कहा जाता है कि व्यवधानों के चलते कई बार सत्ता पक्ष को अपनी जिम्मेदारी से बचने में मदद मिल जाती है, क्योंकि यदि संसद का सत्र ठीक से चलेगा तो उसे प्रश्नकाल और शून्यकाल में जवाब देना पड़ सकता है और इस प्रकार से व्यवधानों के माध्यम से अनेक बार सत्ता पक्ष संसदीय जिम्मेदारी से बच जाता है। कई बार इन व्यवधानों को विपक्षी सदस्यों के व्यवहार के कारण के रूप में देखा जाता है। हालांकि कई बार यह कार्यपालिका की कार्यवाही के परिणाम के रूप में भी देखे जा सकते हैं, जिसके तहत कार्यपालिका यानी सरकार द्वारा संसदीय उत्तरदायित्व की भावना को पूर्ण रूप से पालन न किए जाने के संदर्भ में व्यवधानों को बढ़ावा दिया जा सकता है। कई बार हम यह भी देखते हैं कि संसदीय सूची में जिन विषयों पर परिचर्चा की जानी होती है, इसकी तुलना में ऐसे विषयों पर विपक्ष चर्चा करना चाहता है जिसको सूचीबद्ध नहीं किया गया है। इसके चलते कई बार जब विपक्ष द्वारा ऐसे विषयों पर चर्चा किए जाने पर बल दिया जाता है जो सूचीबद्ध नहीं है, तो इसके चलते भी व्यवधानों को देखा जाता है। हमें यह भी देखना होगा कि हाल के समय में बहुत सारे सांसदों और विधायकों के द्वारा इस तरीके की गैर अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि की गई है। इसके बावजूद व्यवधानों को प्रभावी ढंग से रोके जाने के संदर्भ में लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिसके चलते इस प्रकार के व्यवहार को बढ़ावा मिलता जाता है। व्यवधानों के संदर्भ में हम कुछ अन्य कारणों की भी व्याख्या देख सकते हैं। मुख्य रूप से 2001 में व्यवधानों के प्रश्न को लेकर विशेष रूप से विधानमंडल और संसद में अनुशासन और मर्यादा पर चर्चा किए जाने के लिए 2001 में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसके माध्यम से संसद में इस प्रकार के व्यवधान क्यों देखे जा रहे हैं, इसको लेकर 4 कारणों की व्याख्या
महत्वपूर्ण रूप से की गई थी। इसके तहत यह देखा गया कि यदि सांसदों में अपनी शिकायतों को प्रसारित किए जाने के संदर्भ में अपर्याप्त समय देखा जाता है तो इसके चलते व्यवधान देखा जाता है। साथ ही साथ यदि सरकार अनुत्तरदायी तरीके से अपने रवैये को दर्शाती है तो इसके चलते भी व्यवधानों को देखा जा सकता है। कई बार राजनीतिक दलों द्वारा संसदीय मानदंडों अनुशासन का पालन नहीं किया जाता और राजनीतिक दल भी अपने सदस्यों को अनुशासित नहीं करते हैं, जिसके चलते संसदीय व्यवस्था में व्यवधानों को बढ़ावा मिल जाता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि सांसदों द्वारा कार्यवाही बाधित किए जाने के संदर्भ में यदि उनके खिलाफ त्वरित कार्यवाही कर दी जाए तो इस तरीके के मामलों पर काफी प्रभावी ढंग से रोक लगाई जा सकती है, किंतु इस प्रकार की त्वरित कार्यवाही का अभाव इस प्रकार के व्यवहार को बढ़ावा दे देता है। हम इस प्रकार के व्यवधान में पार्टी की पॉलिटिक्स यानी पार्टी की राजनीति को भी देख सकते हैं, जिसमें जब कोई विवादास्पद मुद्दा सामने आता है तो सरकार कई बार उस पर बहस करने से कतराती है, जिससे विपक्षी सांसद आचरण नियमों का उल्लंघन करते हैं और संसद की कार्यवाही को बाधित करने लग जाते हैं। साथ ही साथ उनको नियम तोड़ने में अपने दलों का समर्थन प्राप्त होता है, इसलिए उन्हें निलंबन का भी भय नहीं होता है, जिससे इस प्रकार की कार्यवाही और भी बढ़ जाती है। किंतु हमें यह भी देखना होगा कि यदि इस प्रकार के व्यवधान के मामले लगातार सामने आते हैं तो इससे हमारी संसदीय व्यवस्था के समक्ष कई सारे मुद्दे सामने खड़े हो जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में संविधान का अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाता है और चूंकि लोकसभा में सांसदों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, इस तरीके से मंत्रिपरिषद यानी सरकार लोकसभा के माध्यम से देश के लोगों के प्रति ही उत्तरदायी होती है और इस तरीके से प्रश्न पूछने का अधिकार जो भारतीय संवैधानिक संसदीय व्यवस्था में दिया गया है वह एक प्रकार से लोकसभा द्वारा सरकार से जनता के द्वारा ही पूछा जाता है। इसको आप इस तरीके से समझिए, यदि प्रश्नकाल और शून्यकाल में कटौती होगी तो ये एक प्रकार से कार्यपालिका यानी सरकार पर संसदीय नियंत्रण के सिद्धांत को ही कमजोर कर देगा, जो भारतीय प्रतिनिधि लोकतंत्र में एक बाधा हो सकती है। हमें यह समझना होगा कि संसदीय व्यवस्था में की जाने वाली परिचर्चा और वाद विवाद एक प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की अभिव्यक्ति होता है, जिसमें लोगों द्वारा जो प्रतिनिधित्व सांसदों के माध्यम से किया जाता है वह वास्तव में शासन संबंधी मसलों पर सरकार से ही सीधे सवाल करता है। इस तरीके से यदि संसदीय व्यवस्था में परिचर्चा की पद्धति को कमजोर किया जाएगा तो ये एक प्रकार से प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए एक बाधा के रूप में ही देखा जा सकता है। यही कारण है कि हमें इस प्रकार के व्यवधानों को रोके जाने के संदर्भ में काफी बेहतर ढंग से कार्य किए जाने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो हमें संसद में अव्यवस्था को रोकने के लिए सांसदों और विधायकों के लिए जो आचार संहिता लागू की गई है उसको सख्ती से लागू किए जाने की आवश्यकता है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में 1952 से ही लोकसभा में सांसदों के लिए एक सरल प्रकार की आचार संहिता रही है, जिसे 1989 में अद्यतन यानी रिवाइज भी किया गया था। इस प्रकार के नियमों को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी बनती है और लोकसभा अध्यक्ष को इस तरीके की आचार संहिता का पालन नहीं करने वाले और सदनों के कामकाज में बाधा करने वाले सांसदों को त्वरितता के आधार पर निलंबित किए जाने की आवश्यकता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि वर्तमान में जो संसद के सत्र देखे जाते हैं उसमें दिनों की संख्या में कमी देखी जा रही है। यदि हम इन दिनों की संख्या को बढ़ा सकें तो इसके संदर्भ में व्यवधान को कम किया जा सकता है। जैसे कि 2001 में यह अनुशंसा दी गई थी कि हमें संसद के कार्य दिवसों में बढ़ोतरी किए जाने की आवश्यकता है। इसके तहत संसद की हर साल कम से कम 110 दिन बैठक होनी चाहिए और राज्य विधानसभाओं की कम से कम 90 दिन बैठक होनी ही चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अन्य देशों में जिस प्रकार की संसदीय व्यवस्था है उसमें यूनाइटेड किंगडम, कनाडा आदि में भी इस पद्धति को निर्धारित किया गया है, जिसके तहत यूनाइटेड किंगडम और कनाडा आदि में कम से कम 100 दिन संसद चले इसे निर्धारित किया जाता है। साथ ही साथ इन 100 दिनों की परिचर्चा में यह भी कोशिश की जाती है कि कम से कम 20 दिन ऐसे रहें जिसमें विपक्षी दलों के द्वारा संसद में चर्चा के लिए एजेंडे को तय किया जाए। इस तरीके से यदि कुछ दिन विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा तो निश्चित रूप से इस प्रकार के होने वाले व्यवधान को कम
कम किया जा सकता है। हमें यह समझना होगा कि भारत की प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की पद्धति में उसमें जो होने वाली बहस है उससे ही किसी भी प्रकार के लोकतंत्र की परिपक्वता को आंका जा सकता है, जो लोकतंत्र में प्रोत्साहित किया जाता है और बनाए भी रखा जाता है। यही कारण है कि हमें संसद की कार्यवाही में व्यवधान को रोकने के लिए यह आवश्यकता है कि हम संसद को और अधिक मजबूत बनाने का प्रयास करें और नियम और आचार संहिता को बेहतर ढंग से लागू करने का भी प्रयास करें। इसके तहत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श के एक मंच के रूप में संसद काम कर सके, इसकी भूमिका को और बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता है। हमें यह भी समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि संसद में होने वाले सभी प्रकार के व्यवधान प्रति उत्पादक ही होते हैं। कई बार विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जाने के चलते भी इस तरीके के व्यवधान देखे जाते हैं। इस प्रकार से आज की सरकारों को अधिक लोकतांत्रिक होने की आवश्यकता है। साथ ही साथ विपक्ष को अपने विचारों को भी स्वतंत्र रूप से अनुमति दिए जाने की आवश्यकता है। इन्हीं सुझावों के आधार पर हम संसद में होने वाले व्यवधान को कम कर सकते हैं और संसदीय उत्पादकता को बढ़ाने की दिशा में बेहतर कार्य कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री यानी इतिहास से है। इसमें हम बात करेंगे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की। हाल ही में सरकार द्वारा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में बनाए जाने का फैसला किया गया है, ताकि राष्ट्र के विभाजन के कारण अपनी जान गंवाने वाले और अपनी जड़ों से विस्थापित होने वाले लोगों को उचित श्रद्धांजलि दी जा सके और साथ ही साथ ऐसे लोगों के बलिदान को याद भी किया जा सके। हमें ये ध्यान रखना होगा कि भारत द्वारा 15 अगस्त 2021 को 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, लेकिन भारत ने स्वतंत्रता के साथ जो विभाजन के दर्द को झेला है, जो हिंसा देखी है, वह अभी तक देश की स्मृति में गहराई तक बसी हुई है और इसी को महसूस करते हुए सरकार ने अब घोषणा की है कि प्रतिवर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस प्रकार के दिवस को मनाए जाने के संदर्भ में सरकार द्वारा कई प्रकार के तर्कों को दिया गया है। महत्वपूर्ण रूप से यह हमारी प्यारी मातृभूमि के उन बेटे बेटियों को सलाम करने का एक तरीका है जिन्हें हिंसा के उन्माद में अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। साथ ही साथ यह भारतीयों की वर्तमान और भावी पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की भी याद दिलाएगा। इसके अलावा यह हमें सामाजिक विभाजन और वैमनस्य के जहर को दूर करने की दिशा में इसकी आवश्यकता की भी याद दिलाए जाने के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हमें यह भी समझना होगा कि भारत का विभाजन जिस द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर किया गया, उस द्विराष्ट्र सिद्धांत को भारत द्वारा कभी भी नहीं माना गया, क्योंकि भारत का यह मानना था कि धार्मिक आधार पर किया गया विभाजन किसी भी रूप में फलीभूत नहीं हो सकता है और जिस द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर धर्म के आधार पर जो विभाजन किया गया वह 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के साथ ही बुरी तरह विफल हो गया है। यह इस बात को दर्शाता है कि यदि हम धर्म को आधार बनाकर विभाजन की ओर आगे बढ़ेंगे तो इसका सार्थक परिणाम नहीं हो सकता है। इस प्रकार से यह दिवस जनता को एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय सशक्तिकरण की भावना को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा। हमें ध्यान रखना होगा कि बहुत सारे अनुमान ये बताते हैं कि किस प्रकार से भारत को विभाजन के चलते 20 लाख से अधिक लोगों की हत्या का सामना करना पड़ा था और लाखों लोगों का इसमें विस्थापन भी देखा गया था। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि ऐसा नहीं है कि भारत में ही केवल इस प्रकार के उदाहरण प्राप्त होते हैं। दुनिया भर में हम इस प्रकार के नरसंहार के उदाहरण देखते हैं और अनेक देशों द्वारा उनको याद करने की दिशा में कार्य भी किया गया है। इसमें इजराइल और जर्मनी के द्वारा यहूदी लोगों के नरसंहार को याद किया जाता है। जापान के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी की त्रासदी को याद करने के लिए कार्य किया जाता है और इनके द्वारा भविष्य में इस प्रकार की गलतियों को ना दोहराया जाए, इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण रूप से इन्हें याद किया जाता है। हालांकि अनेक देश ऐसे भी हैं जो इसके संदर्भ में कार्य नहीं भी करते हैं, जैसे कि अमेरिका के द्वारा 18वीं 19वीं शताब्दी में वहां के जो मूल अमेरिकी थे उन पर किए गए अत्याचारों को अभी भी याद नहीं किया जाता है। हालांकि इस प्रकार के स्मृति दिवस की बहुत सारी आलोचनाएं भी हैं जिसे आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण रूप से इस दिवस को मनाने के लिए जो 14 अगस्त की तारीख निर्धारित की गई है वह पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस को दर्शाती
जाता है और इसके चलते यदि हम 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका की स्मृति दिवस के रूप में मनाएंगे तो निश्चित ही इसको याद किए जाने के संदर्भ में होने वाली घटनाओं को केवल भारत के नजरिए से ही देखा जाएगा। हमें ध्यान रखना होगा कि ऐसा नहीं है कि विभाजन की त्रासदी का शिकार केवल भारत ही हुआ था। विभाजन की त्रासदी का शिकार पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हुए और विभाजन की त्रासदी में शामिल होने वाले लोगों में हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी लोग थे। यही कारण है कि सभी समुदायों को सामूहिक रूप से इसे याद किए जाने की आवश्यकता है और जिस तरीके से विभाजन की त्रासदी को भारत में विभिन्न प्रकार से याद किए जाने पर बल दिया जाता है, उसमें महत्वपूर्ण रूप से सामूहिक स्मृति को आगे बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। भारत में विभाजन की त्रासदी को स्कूल की पुस्तकों में पढ़ाया जाता है। अनेक साहित्यकारों जैसे कि मंटो, भीष्म साहनी द्वारा लिपिबद्ध किया गया है। हालांकि इसके बावजूद भारत में विभाजन की सार्वजनिक स्मृति पर व्यापक जागरूकता नहीं देखी जाती है। अधिकांश लोगों द्वारा इसके दुष्परिणाम और होने वाले सांप्रदायिक दंगों पर भी अधिक चर्चा नहीं की जाती है, जिसके चलते हम कई बार इतिहास से बेहतर सीख नहीं ले पाते हैं, जिससे भारत में समय समय पर विभिन्न प्रकार के सांप्रदायिक दंगे बार बार देखे जाते हैं। इसमें जबलपुर, अहमदाबाद, जमशेदपुर, मुरादाबाद, भिवंडी, बाबरी विध्वंस की सांप्रदायिक हिंसा को महत्वपूर्ण रूप से उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसी के चलते कई बार यह भी कहा जाता है कि यदि हम केवल विभाजन का दोष एक ही देश यानी पाकिस्तान पर डालेंगे तो इससे इसकी होने वाली बुरी घटनाओं के संदर्भ में हम सीख लेने में पीछे रह सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक दंगों का जो प्रभाव देखा गया है वह भारत में अभी भी महसूस किया जा सकता है और इसके संदर्भ में पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ही भारत को भी सामूहिक रूप से कार्य किए जाने की आवश्यकता है। यदि हम सामूहिक स्मृति के आधार पर उससे सीख लेते हुए आगे बढ़ेंगे तभी हम विभाजन की गलतियों को सही तरीके से समझ सकते हैं और भविष्य में हम इस प्रकार का नरसंहार और सांप्रदायिकता का सहारा ना लें, इसको बेहतर ढंग से सीखा जा सकता है। हमें ये समझना होगा कि सांप्रदायिकता के आघात को भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों में ही महसूस किया गया था। इसलिए कुछ ऐसा प्रयास करना होगा कि संपूर्ण उपमहाद्वीप में ऐसे दिन को चिन्हित किया जा सके ताकि इस प्रकार का विभाजन दिवस और भी ज्यादा समावेशी किया जा सके। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि 1947 की हिंसा में औपनिवेशिक कारक भी महत्वपूर्ण था, जिसके तहत ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों को भी समझे जाने की आवश्यकता है। हमें यह समझना होगा कि किस प्रकार से साम्राज्यवाद, फूट डालो और राज करो की नीति भारत के लिए भयावह रही है, जिसको समझते हुए आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए भारत द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को भी उत्तरदायी ठहराने के लिए कार्य करना होगा और साथ ही साथ हम इसके संदर्भ में एक राष्ट्रीय स्तर का म्यूजियम भी बना सकते हैं ताकि सभी समुदाय अपनी यादों को संजो सकें और सामूहिक रूप से विभाजन की भयावह स्मृति को आगे बढ़ावा दिए जाने की दिशा में कार्य किया जा सके। भारत के साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी इसके संदर्भ में कार्य किए जाने की आवश्यकता है, तभी हम इससे सीख लेते हुए आगे सही कार्य कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसमें हम बात करेंगे शिक्षा के अधिकार और कॉपीराइट पर। भारत द्वारा 2009 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम को पारित किया गया था, जिसके माध्यम से बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने के साथ ही संविधान के अनुच्छेद 21A के माध्यम से इसे मौलिक अधिकार के रूप में भी लागू किया गया था। इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में हमें यह भी समझना होगा कि भारत में शिक्षा के अधिकार को लागू किए जाने के संदर्भ में न्यायपालिका की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का मोहिनी जैनवाद, अनुराधा भसीनवाद और अविनाश मेहरोत्रावाद काफी महत्वपूर्ण है। इसी के संदर्भ में हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फरजाना वतूल केस को भी याद कर सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था कि यूं तो भारत में प्रोफेशनल या व्यावसायिक शिक्षा एक मूलभूत अधिकार नहीं है, किंतु इसके बावजूद राज्य को शिक्षा के अधिकार के तहत विद्यार्थियों की प्रोफेशनल एजुकेशन तक पहुंच हो सके, इसके संदर्भ में सकारात्मक प्रयासों को किए जाने की आवश्यकता
सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में समय समय पर हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा तक पहुंच के साथ ही कॉपीराइट के मुद्दे को भी समय समय पर उठता हुआ देखते हैं। इसके संदर्भ में दिल्ली हाईकोर्ट का 2016 का केस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे हम रामेश्वरी फोटोकॉपी केस के रूप में जानते हैं। इस केस के माध्यम से दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि छात्रों के लिए कोर्स पैक बनाने के संदर्भ में यदि शैक्षणिक प्रकाशनों के कुछ हिस्से की फोटोकॉपी की जाती है तो वह कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों आदि में शिक्षा की जो पद्धति अपनाई जाती है उसमें शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न पुस्तकें पढ़ने को कहा जाता है और अलग अलग पुस्तकों के अलग अलग चैप्टर को एज अ रेफरेंस यानी संदर्भ रूप में दिया जाता है। किंतु प्रत्येक छात्र द्वारा हर पुस्तक को खरीदा जाना संभव नहीं होता है। इसी के चलते कई बार अध्यापक आदि किस पुस्तक से कौन सा चैप्टर पढ़ना है इसके बारे में निर्देश दे देते हैं और बाद में उन छात्रों के द्वारा उस पुस्तक के उस अध्याय का फोटोकॉपी निकाल लिया जाता है। इसी के चलते दिल्ली की अनेक फोटोकॉपी की दुकानों पर इस प्रकार के कोर्स पैक की उपलब्धता देखी जाती है, जिसमें अलग अलग किताबों के अलग अलग चैप्टर्स को फोटोकॉपी करके रखा जाता है। किंतु इस प्रकार की फोटोकॉपी को किए जाने से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस और इसी प्रकार के अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों ने दिल्ली में अवस्थित फोटोकॉपी की दुकानों पर यह आरोप लगाया कि वह कॉपीराइट का उल्लंघन कर रहे हैं और इसी के आधार पर रामेश्वरी फोटोकॉपी सर्विसेज नामक दुकान को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई थी। इसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया था, जो शिक्षा के क्षेत्र में कॉपीराइट का उल्लंघन किए जाने के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। मामले को पूरी तरीके से समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि जब हम बात करते हैं कॉपीराइट की तो यह है किसी देश के कानून द्वारा बनाया गया एक कानूनी अधिकार है जो किसी मूल कार्य के निर्माता को उसके उपयोग और वितरण के संदर्भ में विशेष अधिकार प्रदान करता है। इसमें किसी व्यक्ति द्वारा कोई किताब लिखी जा सकती है, किसी व्यक्ति द्वारा संगीत बनाया जा सकता है और उस व्यक्ति विशेष आदि को उसके उत्पाद पर एक कॉपीराइट दिया जाता है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि जो इस प्रकार का कॉपीराइट दिया जाता है वह केवल कुछ सीमित समय के लिए ही होता है और इस प्रकार का अधिकार संपूर्ण नहीं होता है और यह है कॉपीराइट कानून की सीमाओं और अपवादों से भी सीमित होता है। भारत में कॉपीराइट बौद्धिक संपदा अधिकारों का एक रूप है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1995 के ट्रिप्स समझौते के तहत भी मान्यता प्रदान की गई है। उच्च शिक्षा में इस प्रकार के कॉपीराइट के प्रश्न पर 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया था, जिसके तहत दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में उल्लेख किया कि कॉपीराइट एक वैधानिक अधिकार है और यह एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है, यानी इसको एक कानून के माध्यम से दिया जाता है और इसके मालिक को दिया गया कोई भी अधिकार कानून द्वारा बनाए गए अपवादों पे सीमित है। जैसे कि भारत के कॉपीराइट में इसकी धारा 52(1) काफी महत्वपूर्ण है, जो कुछ विशेष मामलों पर किसी कॉपीराइट मामले के पुनरुत्पादन की अनुमति देता है। इसके तहत यदि कोई शिक्षक अपने छात्र को शिक्षा के दौरान कोई निर्देश देता है तो इस रूप में उसके द्वारा किसी कॉपीराइट पुस्तक का इस्तेमाल किया जा सकता है और साथ ही साथ परीक्षा के दौरान उत्तर दिए जाने के लिए और प्रश्न पूछे जाने के संदर्भ में भी किसी कॉपीराइट के कार्य का पुनरुत्पादन किया जा सकता है। इस प्रकार से दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यवस्था की कि जब बात आती है ज्ञान के प्रसार की तो इसमें कॉपीराइट मूल रूप से बाधा नहीं बननी चाहिए और यदि शिक्षक और विद्यार्थियों द्वारा कॉपीराइट संबंधी पुस्तक का व्यवसायीकरण नहीं किया जाता है तो उसको ज्ञान के प्रसार के संदर्भ में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि ये पूरा मामला अब हाल में इसलिए चर्चा में आ गया है क्योंकि हाल में ही संसद की स्थायी समिति में इसमें कुछ संशोधन किए जाने का प्रस्ताव रखा है। इसके माध्यम से शिक्षा के उद्देश्य के लिए की जाने वाली पुस्तकों की फोटोकॉपी की संख्या को सीमित रखने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही साथ फोटोकॉपी की अनुमति को केवल सरकारी संस्थानों में ही किए जाने की भी बात कही गई है। हालांकि इसकी अनेक आधारों पर आलोचना की जा रही है जिसे आपको समझना होगा। हमें समझना होगा कि यदि इस प्रकार की फोटोकॉपी की अनुमति को बाधित किया जाएगा तो इससे अंततः शिक्षा का अधिकार ही सीमित हो सकता है। हमें ध्यान रखना होगा कि कॉपीराइट के माध्यम से हम उसको लिखने वाले लेखक के अधिकारों की रक्षा की तो बात करते ही हैं, किंतु साथ ही हमें इसको पढ़ने वाले के अधिकारों की भी रक्षा किए जाने की आवश्यकता है। हमें यह भी समझना होगा कि जब किसी पुस्तक को लिखा जाता है तो उसको वास्तव में रीडर
रीडर यानी पढ़ने वाले के लिए लिखा जाता है। और विशेष रूप से छात्र जीवन में तो यह संभव नहीं है कि कोई भी छात्र 30-40 पुस्तकों को एक साथ खरीद सकता है। यही कारण है कि अनेक बार छात्रों के द्वारा रेफरेंस पुस्तकों की फोटोकॉपी करवाई जाती है, जो दिल्ली हाई कोर्ट के अनुसार कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है, क्योंकि छात्र द्वारा उसका उपयोग ज्ञान के प्रसार के लिए किया जाता है, वह उसका व्यवसायीकरण नहीं करता है। विशेष रूप से कोरोना के काल में तो इस प्रकार के प्रतिबंधों को लगाया जाना सही नहीं माना जा रहा है, जिसे सुधारे जाने की दिशा में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करेंगे चारा विकास पर उप मिशन पर। भारत द्वारा 2014-15 वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय पशुधन मिशन को लॉन्च किया गया था, ताकि पशुधन उत्पादन प्रणालियों का विकास किया जा सके और संबंधित हितधारकों की क्षमता का बेहतर निर्माण किया जा सके। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत ही भारत में पशुओं के लिए चारे के विकास को भी महत्व दिया गया था और इसी में चारा विकास उप मिशन की भी घोषणा की गई थी। इसके माध्यम से पशुओं के लिए पूरे साल हरा चारा और अन्य प्रकार के चारे की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया था और इसके माध्यम से भारत के लगभग 13 करोड़ सीमांत किसानों को सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया था। चारा विकास पर उप मिशन के माध्यम से यह भी अनुमान लगाया गया था कि इससे डेयरी क्षेत्र में लगे हुए 20 करोड़ लोगों को भी सहायता दी जा सकती है। साथ ही साथ चारा विकास पर उप मिशन के माध्यम से पशुधन उत्पादकता को भी बढ़ाया जा सकता है और अंततः किसानों की आय को भी बढ़ाया जा सकता है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि भारत में कृषि का प्रसार होने के साथ ही चारे के लिए जो महत्वपूर्ण चरगाह आदि होते हैं, उनमें लगातार कमी देखी जा रही है। भारतीय घास के मैदान और चारा अनुसंधान संस्थान का एक अध्ययन बताता है कि प्रति 100 किलोग्राम चारा की आवश्यकता के लिए भारत में 23 किलोग्राम सूखा चारा, 11 किलोग्राम हरा चारा और लगभग 29 किलोग्राम संयुक्त चारे की कमी देखी जा सकती है, जिसके दृष्टिकोण से यह मिशन काफी महत्वपूर्ण है। इस मिशन के माध्यम से कृषि क्षेत्र में पशुओं के लिए चारे को उगाए जाने के लिए सरकारी सहायता को दिया जाएगा और इसके तहत उद्यमियों आदि को 50 लाख रुपए की क्रेडिट सहायता तक दी जा सकती है। भारत में इसके माध्यम से न केवल किसानों को लाभ मिलना संभावित है, अपितु कृषि क्षेत्र में उद्यमिता को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। अनेक आंकड़े इस बात को भी साबित करते हैं कि यदि हम गेहूं चावल की तुलना में चारे को उगाते हैं तो इससे रिटर्न अच्छे मिलते हैं। जैसे कि चारा उगाने के लिए निवेश किए गए 1 रुपए पर जो रिटर्न मिलता है वो 1 रुपए 60 पैसे होता है, जबकि चावल गेहूं उगाने पर किया गया 1 रुपए का निवेश 1.2 रुपए का ही रिटर्न देता है। यानी भारत को चारा उगाए जाने के संदर्भ में प्रयासों को किए जाने की जरूरत है और इसके लिए भारत सरकार द्वारा उप मिशन के माध्यम से कार्य जो किया गया है वह निश्चित ही इस क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं, एनजीओ आदि को बढ़ावा देगा, जिससे भारत में चारा विकास पर उप मिशन की सार्थकता को साबित किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, यह महत्वपूर्ण है कि विधान के महत्वपूर्ण अंशों की संसद और स्थायी समितियों द्वारा जांच की जाती है, जिससे न केवल कार्यपालिका से उत्तर प्राप्त करने का लाभ होगा, बल्कि कानून बनने से पहले व्यापक नागरिक समाज से भी जानकारी प्राप्त होगी। कथन की जांच करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, सामूहिक हत्याओं और सामूहिक हिंसा की यादें समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, जो मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए क्षमा मांग रही हैं और ये संकल्प कर रही हैं कि वे उन भयानक घटनाओं को फिर कभी नहीं होने देंगे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की पृष्ठभूमि में टिप्पणी करें। 15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप संसदीय व्यवस्था में विधायिका के महत्व का सामान्य परिचय देंगे और फिर इसके मुख्य भाग में आप संसद में वाद विवाद की उपयोगिता की व्याख्या करेंगे और हाल ही में संसदीय व्यवस्था में देखे गए व्यवधानों को कुछ आंकड़ों से भी स्पष्ट करेंगे। फिर आप व्यवधान के निवारण के संदर्भ में कुछ उपायों को देंगे और अंत में एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को घोषित किए जाने के प्रमुख उद्देश्यों की व्याख्या करेंगे। फिर आप दक्षिण एशिया के लिए इसके महत्व को स्पष्ट करेंगे और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के संदर्भ में कुछ आलोचनाएं भी प्रस्तुत करेंगे।
फिर आप इसके संदर्भ में कुछ उपयुक्त सुझावों को प्रस्तुत करेंगे और अंत में एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।